हमारा इतिहास और नागरिक जीवन क्लास 8 कक्षा 8 की किताब हम आज से शुरू करेंगे। पार्ट 1 यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। व्यापारिक मार्ग। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। उसके बाद ये एक नक्शा दिया गया है। ये किस चीज़ का है? आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। क्या क्या चीज़ें निर्यात और आयात की जाती थी? ये अफ्रीका से सोना, चांदी, नकली हाथी दांत, और भारत से रेशम, मलमल, नील, चावल, बारूद, मसाले, सूती कपड़े, नारियल, चीनी, हीरा आदि। और ये कौन सी जगह है? कैस्पियन से निर्यात लौंग, दालचीनी, मसाले। और यहाँ से वेनिस से आयात सोना, चांदी। ये यूरोप है, ये जेनेवा है, ये वेनिस है, और ये कोई काला सागर है, ये काला सागर है। ठीक है, यहाँ से ये सोना चांदी आयात निर्यात कराया जाता था। और इसके बाद इधर एक जगह है, ये मलक्का करके कुछ है। यहाँ से दालचीनी, तेल, लकड़ी, काली मिर्च, अन्य मसाले। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। समुद्री मार्ग की खोज। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन, राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी एवं मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराएं, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत की खोज की। कब पहुंचे ये? 1498 ईस्वी में ये भारत की खोज में निकले स्पेन। ये ठीक है, ये है इनकी फ़ोटो।
उसके बाद ये है कुतुबनुमा, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल, कंपास ना, जिससे दिशा देखते हैं। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गए। यूरोपीय व्यापार। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक तथा धन, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, शेयर का होना। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई 1498 में, 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, डच आए 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी, फैक्ट्री कहा जाता था। यह व्यापारिक केंद्र फोर्ट विलियम, कोलकाता, यह है कोलकाता का, ये समुद्र है, इसके थ्रू ये लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। फैक्ट्री, कोठी। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट है। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों से सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं थी। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिंसूरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि सूरत, मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया गया है वह महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमज़ोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दंड व भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र, फरमान जारी किए।
व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को ना देने की छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुए। ये बग्घी है, इस तरह की उन्होंने जहांगीर को भेंट की। उसके बाद ये एक फ़ोटो दिया गया है। उपरोक्त मानचित्र के आधार पर अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच की फैक्ट्रियों की सूची बनाओ। तो ये दिया गया है कि जो गो सर्कल है बड़ा, ये अंग्रेज का है, छोटा वाला डच का है, ये ट्रायंगल है छोटा, ये फ्रांसीसी का है, बड़ा वाला ट्रायंगल पुर्तगाली का है, और ये स्क्वायर है चौकोर, ये डेनिस का है। तो यहाँ पर बने हुए हैं, ये देखिए यहाँ ये बना है सर्कल बड़ा, ये छोटा है, यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर बना है, ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है। तो यहाँ पर इन लोगों के ये राज्य हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये दिए हैं ये, तो ये है पूरा फोटो, मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर से। ये है। राजाओं के मन में ये आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते, व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा। इन नीतियों व स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर टैक्स न देने की छूट मिली। ज़मीन खरीद पर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बनाए। और भी जानिए, यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन सब के बावजूद ये यूरोपीय देश भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसी घड़ी, छपाई के लिए प्रेस एवं बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इससे अनभिज्ञ व अपरिचित थे। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे, जिसे ब्याज कहते हैं। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स आप देखिएगा।